हेलो बच्चों, आज हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, जिसके अंडर हमने कल लास्ट डे हमने आर्यभट्ट के बारे में जानकारी ली थी। तो इसी के अंतर्गत आज हम हमारा नेक्स्ट जो हमारे गणितज्ञ हैं भास्कराचार्य जी, उनका गणित के विकास में क्या योगदान है, भारतीय गणित के विकास में क्या योगदान है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, भास्कराचार्य जी के नाम के हमारे जो प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसमें दो गणितज्ञ हुए हैं, भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय। जो भास्कर प्रथम है उनका जन्म हम ऐसा माना जाता है कि 600 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था और ये 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे भास्कर प्रथम जी। इन्होंने क्या किया था, जो आर्यभट्ट इनसे पहले जो गणितज्ञ होते आर्यभट्ट, उनकी ही जो कार्य को इन्होंने आगे बढ़ाया था और इनके जो अनेक जो इनकी कृतियां थी उन पर टीकाएं लिखी थी। आर्यभट्ट की कृतियों पर इन्होंने अनेक टीकाएं लिखी थी, मतलब आसान तरीके से लोगों को इनको समझाया था। परंतु आज हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आज हम भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ है या हुआ था, मतलब जो भास्कराचार्य जी द्वितीय हैं या सेकंड हैं उनका जन्म क्या था, 1114 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, कर्नाटक के बीजापुर गांव में या बिझड़पुर नामक जगह पर इनका जन्म स्थान माना गया है कि वहां पर इनका जन्म स्थान हुआ था। इनके पिताजी का नाम महेश्वराचार्य था। और जो इनके पिताजी महेश्वराचार्य जी थे, ये भी क्या थे, खगोल शास्त्री और एक गणितज्ञ या ज्योतिषाचार्य जी थे। तो जो प्रारंभ की जो शिक्षा दीक्षा थी, मतलब इनकी जो प्रारंभ की शिक्षा थी, अर्ली स्टेज की जो इनकी एजुकेशन थी, वो इनके पिताजी के द्वारा ही हुई थी। मतलब इनके अंडर ही इन्होंने क्या करा था, पढ़ना शुरू किया था और इनकी वजह से इनको गणित और जो खगोल शास्त्र में है, गणित और खगोल शास्त्र में इनको बहुत ज्यादा रुचि हो गई थी। इनके दो बच्चे थे जिनमें पुत्र का नाम लोकसमुद्र और पुत्री का नाम लीलावती था। इनके पुत्र का नाम क्या था, लोकसमुद्र, और पुत्री का नाम लीलावती था। और इन्होंने बाद में जो अपना जो गणित का ज्ञान था या खगोल शास्त्र का जितना भी ज्ञान था वो अपने पुत्र को दिया था। और फिर जो लोकसमुद्र के जो पुत्र आगे हुए हैं उन्होंने लगभग 1207 ईस्वी के दौरान एक स्कूल की स्थापना की थी, जो कि भास्कराचार्य जी के जो काम थे, ठीक है ना, जो काम थे या जो कंट्रीब्यूशन था उनके बारे में उनको डिस्कशन करने में या उनके कार्य को खोज करने में कुछ नया ज्ञात करने के लिए उन्होंने स्कूल की स्थापना की थी 1207 ईस्वी के इर्द गिर्द। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे जो भास्कराचार्य द्वितीय जी हैं ये बहुत ही एक उच्च कोटि के गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य जी थे। ज्योतिषाचार्य थे मतलब एक बहुत ही उच्च कोटि के। इन्होंने अपने 36 ईयर की एज में ही, 36 वर्ष की एज में ही, अराउंड अबाउट 1150 ईस्वी में, ठीक है ना, सिद्धांत शिरोमणि नाम से ग्रंथ की रचना की थी। और इसके अंतर्गत सिद्धांत शिरोमणि के अंतर्गत उसको 4 भागों में या सिद्धांत शिरोमणि के अंतर्गत 4 अध्याय थे या 4 मतलब इसके भाग थे, जिसका फर्स्ट भाग था लीलावती, जो अपनी पुत्री को था डेडिकेटेड था उनका, दूसरा था बीज गणित, तीसरा था ग्रह गणित और चौथा अध्याय था गोलाध्याय। और जो लीलावती था वो अंक गणित से रिलेटेड था, बीज गणित से था, ग्रह गणित मतलब ग्रहों की जो स्थिति है, उनकी चाल है, उनकी दूरी है, मतलब ग्रहों से संबंधित जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल पार्टिकल हमारे उनसे संबंधित स्टडी के लिए था। और गोलाध्याय, गोला
गोले के संबंध में, गोले का आयतन, गोला क्षेत्रफल या कई तरह के सूत्र थे इसमें गोलाध्याय में जो इन्होंने दिए थे। तो मतलब जी कुछ इन्होंने 36 वर्ष की आयु में ही सिद्धांत शिरोमणि गणित की रचना की थी, जिसके 4 भाग थे, लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। ठीक है ना। लीलावती जो लिखी थी इन्होंने, मतलब जो इस रचना में क्या था, जितना भी मतलब संकलन था इस लीलावती अध्याय में या ग्रंथ में, यह पिता पुत्री में संवाद हो रहा है, मानो संवाद हो रहा है, मतलब वाद विवाद हो रहा था या संवाद हो रहा था, उस तरह से इन्होंने लिखा था। बहुत ही रचनात्मक या काव्यात्मक और बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने लीलावती को लिखा था। मतलब मानो कि पिता पुत्री में दोनों में संवाद हो रहा है। तो और इसलिए इन्होंने जो गणित के सूत्र और जो भी खगोल शास्त्र से संबंधित जो भी सूत्र दिए थे, ये पिता पुत्री के संवाद की तरह इन्होंने इनका वर्णन किया था और ये बहुत ही सरल और काव्यात्मक भाषा में थे। रही इनकी योगदान की बात, तो इनका जो योगदान है गणित के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा, कह सकते हैं हम, अतुलनीय है या बहुत ही ज्यादा विशिष्ट है। तो ये प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने ये बताया था कि किसी संख्या को एनी नंबर को हम अगर 0 से डिवाइड करते हैं, किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग या विभक्त करते हैं, तो संख्या इनफाइनाइट हो जाती है या अनंत हो जाती है। और किसी संख्या में मान लो किसी संख्या में इनफाइनाइट जोड़ने पर वो संख्या भी खुद भी क्या है, अनंत ही हो जाती है। तो ये सबसे पहले उन्होंने आत्मविश्वास से कहा था, मतलब पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने आत्मविश्वास से ये बात कही थी कि किसी संख्या को अगर 0 से भाग या डिवाइड किया जाए, विभक्त किया जाए, तो वो संख्या क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। फिर इन्होंने गोलाध्याय जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इसके अंतर्गत भी इन्होंने माध्याकर्षण नाम से एक बल, पृथ्वी के बल के बारे में डिस्कस किया था। कि इन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो आकाशीय पिंड है, पृथ्वी मतलब ये आकाशीय पिंड या आकाशीय पदार्थों को एक विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, जिसको इन्होंने माध्याकर्षण तत्व का नाम दिया था। माध्याकर्षण तत्व का नाम इन्होंने इसको दिया था। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने लगभग 800 वर्ष, न्यूटन से 800 साल पूर्व पहले ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में कह दिया था। मतलब यह कह दिया था कि इन्होंने ऐसा कहा था कि पृथ्वी के पास ऐसी शक्ति है जो कि आकाश से जो भी चीज गिरती है उसको अपनी ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो कहने का है कि लगभग 800 साल पहले, न्यूटन के होने से 800 साल पहले ही इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में कह दिया था। आगे है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में भी इनका एक, खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने इसमें ग्रहों की दिशा या उनके स्थान, ग्रहों का उदय कैसे होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण संबंधित कई खोजें की थी। मतलब खगोल विज्ञान से भी संबंधित इन्होंने कई योगदान दिया था अपने जो दूसरा पार्ट है इनका, जिसका नाम था ग्रह गणित में। ठीक है ना। तो खगोल विज्ञान से भी कई इन्होंने अपना अतुलनीय योगदान दिया था। इन्होंने 69 वर्ष की एज में इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कर्ण कतूहल। मतलब इन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की थी एट द एज ऑफ 69, और जिसमें भी वो भी खगोल विज्ञान से रिलेटेड था। उनकी गणना, खगोल विज्ञान से रिलेटेड गणनाएं, तरह तरह की गणनाओं के बारे में ही था ये। परंतु ये पुस्तक थी इतनी मतलब प्रसिद्ध नहीं हुई। आज हम जब पंचांग वगैरह देखते हैं, पंचांग वगैरह देखने में आज भी उसका हम उपयोग करते हैं इस पुस्तक का। मतलब पंचांग वगैरह देखा जाता है इससे, उसको देखने के लिए बहुत ही आवश्यक पुस्तक आज भी है। फिर इनका बीज गणित में ये अपने ब्रह्मगुप्त, बीज गणित में ये ब्रह्मगुप्त जी को अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे। बीज गणित में ब्रह्मगुप्त जी को अपना
गुरु मानते थे। बीज गणित में भी इन्होंने कई तरह की जो करणियां होती हैं, सरल जिसको बोलते हैं हम करणियां, या फिर सरल समीकरण, नेगेटिव नंबर्स, फिर आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आता है हमारे पास इंटरमीडिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेगेटिव नंबर्स। तो इस तरह के जो इन्होंने बीज गणित में भी इन्होंने बहुत सारा अपना योगदान दिया था। अब रेखा गणित में भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें कि इन्होंने समकोण त्रिभुजों से रिलेटेड प्रश्न थे, उसमें त्रिभुजों और चतुर्भुजों के क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते थे उसके बारे में थे। वृत्तों का क्षेत्रफल या गोलार्ध में गोलों के क्षेत्रफल, उनके तलों का नाप या फिर आयतन कैसे निकाला जाता है, उस तरह से रिलेटेड इसमें बहुत सारे प्रश्न या बहुत सारे जो नियम इनमें दिए गए थे रेखा गणित के अंतर्गत। है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में भी इनका बहुत ही ज्यादा योगदान था। जिस चीज की हम आज कॉस और कोसाइन की बात करते हैं, हम जैसे कि आज हम फॉर्मूले का यूज करते हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। या फिर हम साइन ए माइनस बी की बात करते हैं, हम इस तरह के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, इनकी भी पहले रचना इन्होंने ही उस टाइम कर दी थी। मतलब कहने का है ट्रिग्नोमेट्री में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इनकी व्याख्या भी इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही की थी, कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की। और फिर कैलकुलस में जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत जो कोफिशिएंट, डिफरेंशियल जिसको कहते हैं हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट से रिलेटेड प्रश्नों की व्याख्या भी सबसे पहले इन्होंने की थी। मतलब इनके एग्जाम्पल इन्होंने प्रेजेंट किए थे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट से रिलेटेड इन्होंने एग्जाम्पल सबसे पहले प्रस्तुत किए थे। फिर है रूल रिलेटेड टू जीरो से संबंधित रूल भी इन्होंने काफी सारे दिए थे, जैसे हम कहते हैं a प्लस जीरो इज इक्वल टू a माइनस जीरो इज इक्वल टू a, कुछ भी कोई भी संख्या है मान लो, या फिर हम कहते हैं जीरो की पावर किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर होती है। या जीरो को अगर हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास? जीरो आता है। तो इस तरह के जो जीरो के संबंधित नियम थे वो भी इन्होंने दे दिए थे। और फिर जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यांत्रिकी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी इन्होंने कुछ एक नियम दिए थे, जिसमें हम आज ही जैसे हम पढ़ते हैं परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल मोशन मशीन की बात हम जब करते हैं, जिसमें कहा गया था, उन्होंने कहा था कि एक चक्र का उन्होंने वर्णन किया था और दावा किया था कि वो क्या है? घूमता ही रहता है या घूमता ही रहेगा। अगर इसमें कोई हम एक्सटर्नल फोर्स या कोई घर्षण बल इसको ना लगाएं तो वो हमेशा घूमता ही रहेगा। तो मतलब इन्होंने उस टाइम भी परपेचुअल मोशन की बात उन्होंने कर दी थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो भास्कराचार्य जी हैं, उनका योगदान मतलब उस टाइम या आज तक भी हमारे जो गणित का विकास है उसमें बहुत ही ज्यादा है। और ये ब्रह्मगुप्त जी को अपना गुरु मानते थे और ये उनके उत्तराधिकारी भी माने गए थे। उत्तराधिकारी को माना गया था भास्कराचार्य जी को। और उज्जैन वैधशाला, ज्योतिष वैधशाला थी, वहां पर ये ब्रह्मगुप्त जी के बाद उसके अध्यक्ष बनाए गए थे या प्रधान बनाए गए थे। और वहां पर ही उसी दौरान अनुसंधान करते हुए कई प्रयोग करते हुए उनका निधन
हो गया था अराउंड अबाउट 1185 में। 1185 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका गणितज्ञ के क्षेत्र में योगदान है बहुत ही ज्यादा है। तो उनको सम्मान देने के लिए भारत ने भी विवाद में, और जो प्रेजेंट टाइम है उसमें भी भारत की संस्था है जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इन्होंने 20 नवंबर को सैटेलाइट छोड़ा था, उसका नाम रखा था भास्कर द्वितीय। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट है, मैथमेटिक्स डेवलपमेंट है, उसमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। हमारा ये टॉपिक